नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के बारां जिले में नगर परिषद ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा को सीज कर दिया है। एक्सीएन भुवनेश मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई में प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। जहां जानकारी के अनुसार जिस भवन में बैंक का उद्घाटन कुछ घंटे पहले ही हुआ था, वह 3 अलग अलग भूखंडों पर बना हुआ था। भवन मालिक ने सभी भूखंडों की मंजूरी अलग अलग नामों से ली थी, लेकिन बाद में एक साथ मिलाकर उस पर विशाल भवन खड़ा कर दिया। नगर परिषद ने पहले ही भवन मालिक को 6 नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार आज एक्सीएन भुवनेश मीणा की टीम ने पहुंचकर बैंक की बिल्डिंग को सील कर दिया और बैंक कर्मियों को बाहर निकाल दिया। 3 भूखंडों के बीच में से एक सरकारी गली गुजर रही थी। उन तीनों भूखंडों की जो निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जारी की गई थी, परंतु बेसमेंट की स्वीकृति और सरकारी गली को दबाने की स्वीकृति ये कहीं पे भी नगर परिषद की ओर से जारी नहीं की गई थी। तो ये बार-बार ये जो सज्जन अभी नगर परिषद जारी जो स्वीकृति को दिखा रहे हैं, वो स्वीकृति थी निर्माण की 3 भूखंडों के अलग-अलग रूप। इन तीनों भूखंडों को इन्होंने एकीकृत रूप से सरकारी गली का दमन किया जाकर इन सारे घरों का रास्ता ब्लॉक करते हुए इसका निर्माण कर लिया गया है। इनको समयबद्ध रूप से 6 बार इनको नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया। जब इनका फाउंडेशन लेवल पर था तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो उषा जी खंडेलवाल है और दिनेश गुप्ता जी जो है, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इनको अवगत करवाया, परंतु इनके द्वारा जो निर्माण कार्य था वो त्वरित गति से रात के माध्यम से रातों में इन्होंने जारी रखा। अनेकों बार इनको सूचित किया गया, मौखिक रूप से सूचित किया गया, नोटिस इनके चस्पा किए गए। आज भी इनकी दीवारों पर क्रॉस के निशान जो है वो अंकित है, हमारी टीम द्वारा जो अंकित किए गए थे। इनके द्वारा उसको बिल्कुल निरंतर रूप से पेंट करवाकर उसको छपाया जाता रहा। इसी आड़ में इन्होंने बैंक को भी लीज पर अपना भवन दिया। अब जो बैंक है, बैंक के सारे कर्मचारियों को हमारे द्वारा बाहर निकाल कर आज जो सीजर की कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की गई है और सीजर की जो रिपोर्ट है तो डीएलवी जयपुर को हमारे द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी। इनके सीजर को खुलवाने की जो कार्रवाई है, जो अग्रिम कार्रवाई वहां से डीएलवी जयपुर से हो पाएगी। उधर बालोतरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवाड़ी मांझी सिणधरी के जर्जर भवन की स्थिति के कारण बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। इस समस्या को देखते हुए समाजसेवी मगाराम बेनीवाल ने अपनी निजी आय से स्कूल में टीन शेड बनवाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और बेहतर स्थान उपलब्ध कराया है। यह कदम प्रधानाचार्य और स्थानीय ग्रामीणों की अपील पर उठाया गया। मगाराम बेनीवाल जो देहदान शपथ करता भी है और समाज सेवा और भामाशाह के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है, उनका यह कार्य समाज में एक मिसाल बन गया है। उधर सनातन धर्म की चेतना को जागृत करने, गौमाता के संरक्षण को समर्पित और संतों के सानिध्य में भक्ति रस की अनुभूति कराने का एक भव्य धार्मिक आयोजन अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। प्रभु श्री महाकाल की कृपा से श्री श्री राघवनाथ की प्रेरणा से कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में 11 अगस्त 2025 को सावा स्थित श्री राघव गोविंद गौशाला में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर विशाल संत समागम और भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में देश भर के विख्यात संतों और भजन गायकों के पधारने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी तहसील में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति सभागार में हुई, जहां पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ने की। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण, तहसीलदार और थानाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने त्योहारों के दौरान निकलने वाली धार्मिक जुलूसों के मार्ग को लेकर चर्चा की और इस दौरान हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और एक समुदाय विशेष के पदाधिकारियों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक की वजह देखने को मिली। हालांकि अधिकारियों ने माहौल शांत करने की अपील की, सभी के सहयोग की भी अपेक्षा की। प्रदेश भर में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में लाडनू विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। इस मौके पर विधायक मुकेश भाकर ने उपभोक्ताओं के घरों में जबरन बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने की बात कही और कहा कि बिजली कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर स्मार्ट मीटर लगा रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये लगाएंगे तो गांव में घुसो ना। तीनों किसान का आंदोलन, जो किसानों के खिलाफ जो ये बिल लाए थे, वो लगा कर पाए क्या लागू? जब आम व्यक्ति को चेताने की ये बात है, अगर लगाएगी तो मैं कह रहा हूँ कि वो विरोध होगा, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।
हम इतनी शांति से लोगों के बीच ये स्मार्ट मीटर नहीं लगा पाएंगे। पहले इन्होंने कहा कि प्रीपेड है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, जैसे टीवी चार्ज होता है, वैसे अब ये ले आए कि नहीं प्रीपेड नहीं है, लेकिन बिजली चोरी रोकेंगे हम। तो जो आप लोग बड़े व्यापारियों को 4-4 हजार, 5-5, 10-10 हजार करोड़ का लोन माफ कर रहे हो, ऋण दे रहे हो, वो सुविधा आप किसानों को क्यों नहीं देना चाहते? गांव के गरीब व्यक्ति को क्यों नहीं देना चाह रहे? तो अगर ये योजना आगे चालू रही तो उसके बाद आंदोलन उग्र होगा, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भरतपुर जिले की नदबई तहसील स्थित मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा छठे दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और कथावाचक राजेश शास्त्री द्वारा किया गया, जिसमें मधुर वाणी में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विमोह हो उठे। छठे दिन कथा में भोले बाबा का महारस, मथुरा गमन, कंसवध, कृष्णा की शिक्षा और ग्रहण, उद्धव गोपी संवाद, साथ ही कृष्ण रुक्मणी विवाह जैसे प्रसंगों का सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया गया। वहीं वृंदावन से आए कमल ब्रजवासी द्वारा सजाई गई संजीवनी झांकी के भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव के लिए वहां पर दर्शन किए। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण समेत आसपास के क्षेत्रों के बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर कोटा जिले के सांगोद पुलिस उपाधीक्षक ने मोईकला पुलिस चौकी पर सीएलजी और शांति समिति की सदस्यों की बैठक ली। बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, साइबर ठगी से सतर्क रहने और सिटीजन ऐप के उपयोग की जानकारी साझा की गई। बैठक में कस्बे के सदस्यों ने पुलिस व्यवस्था पर चिंता जताई। सदस्यों ने बताया कि मोईकला पुलिस चौकी पर 7 पद सुनिश्चित किए गए हैं, जिसके तहत उप निरीक्षक, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और साथ ही 4 कांस्टेबल शामिल है, लेकिन वर्तमान में केवल 1 कांस्टेबल ही तैनात है। प्रतिनिधियों ने बताया कि चौकी की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। 2 किलोमीटर की दूरी पर झालावाड़ जिला और सीमा दूसरी ओर 12 जिले की सीमा लगती है। साथ ही 12 पाटी वन क्षेत्र में समीप है। ऐसे में मात्र 1 कांस्टेबल से सुरक्षा व्यवस्था संभालना असंभव है। उधर राजगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि 27 जुलाई को बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद बताया गया कि गांव बुचपुरी में कृषि कार्य में लगे ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोर चुरा ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर एक विशेष टीम का गठन किया। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की गई है ट्रांसफार्मर भी बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, वरिष्ठ नागरिक मंच, पेंशनर समाज और सर्व समाज की ओर से स्वच्छ चित्तौड़गढ़ अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से व्यापारी वर्ग और आमजन को जागरूक करते हुए पॉलिथीन का उपयोग बंद करने की अपील की गई। वरिष्ठ नागरिक मंच के राधेश्याम अमेरिया ने बताया कि यह रैली पावटा चौक से शुरू होकर गोल प्याऊ चौराहे पर निकली, जहां पर व्यापारियों, ठेले व्यापारियों, आमजन ने इस दौरान पॉलिथीन मुक्त बनाने की शपथ ली और इस पर जोरदार अपील भी की गई। यह नगर परिषद चित्तौड़गढ़, वरिष्ठ नागरिक मंच और पेंशनर समाज एवं चित्तौड़गढ़ के समस्त जो सामाजिक संगठन हैं उन सब की पहल पर चित्तौड़गढ़ शहर में मैं जो आप लोगों ने ये अभियान चलाया उसके लिए मैं आपको विशेष तौर से वरिष्ठ नागरिक मंच, नगर परिषद और पेंशनर समाज का आभारी रहूँगा कि आपने प्रत्येक दुकान पर जाकर उन्हें एक पैम्पलेट देकर, फूल देकर यह आग्रह किया जा रहा है कि आप अपना जो कचरा है उस कचरे को आप व्यवस्थित रूप से गाड़ी की ट्रॉली में डालें और शहर की नालियों और गंदियों रोड पर ही डालें। इससे गंदगी होती है और फ़ोन भी यही लोग करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि स्वच्छता के लिए सबसे पहला अगर शहर को स्वच्छ बनाना तो सबसे पहले हमें स्वयं को स्वच्छ बनना पड़ेगा। हमारे घर का कचरा बाहर नहीं डालना, दुकान का कचरा बाहर नहीं डालना और उसको जो स्वच्छता के लिए गाड़ी आती है नगर परिषद की उसी में डालेंगे तो यह शहर निश्चित ही आने वाले समय में राजस्थान में नंबर 1 हो जाएगा। और उसमें समस्त जनता की भागीदारी की आवश्यकता है। सिर्फ फोन करने से कि आज गाड़ी नहीं है और आज कचरा वाला नहीं आया, उससे यह शहर साफ नहीं होगा। सभी शहरवासी, व्यापारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए अगर कार्य करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में चित्तौड़ नगर परिषद राजस्थान में नंबर 1 पर रहेगी सफाई। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होते हैं और राजसमंद के आरके चिकित्सालय के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने यह बात एक बार फिर से सिद्ध कर दी है।
समिति संसाधन और स्टाफ की कमी तमाम चुनौतियों के बावजूद अस्पताल की टीम ने महज 1 महीने में 538 सफल डिलीवरी का मिशन कामयाब किया है। इस उपलब्धि पर खास बात ये रही कि इनमें से 101 प्रसव जटिल मामलों के थे, जिन्हें महज 3 डॉक्टर और 8 नर्सिंग स्टाफ की टीम ने बिना किसी बड़ी चिकित्सकीय त्रुटि के सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह प्रदर्शन न केवल मेडिकल सेवा की उत्कृष्टता को दर्शाता है, बल्कि सेवा भावना और प्रतिबद्धता को भी प्रतीक मानता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।